नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। देश की आजादी में नेहरू गांधी परिवार का क्या योगदान है, ये देश को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आज सत्ता की राजनीति का स्तर यहां तक पहुंच गया है कि भारत की सियासत, विरासत और ऐतिहासिक हस्तियों की स्क्रूटनी शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता और मंत्रियों का नया निशाना नेहरू बने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुरखों के धर्म और म्यूजियम पर तो विवाद खड़ा हो ही चुका था। अब दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने को लेकर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नया बयान दिया है और इस सिलसिले में स्वामी ने नेहरू के योगदान और उनकी पढ़ाई लिखाई पर कमेंट करते हुए उन्हें 3rd क्लास पास तक कह दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुब्रमण्यम स्वामी ने नेहरू को 3rd क्लास पास क्यों कहा? नेहरू विरोध क्या मोदी की कांग्रेस मुक्त भारत मुहिम का हिस्सा है? और क्या सुभाष चंद्र बोस की आड़ में बीजेपी नेहरू को बदनाम कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. आजाद भारत में पहली आवाज देश ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही सुनी थी। आज भी देश अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता मानता है। लेकिन बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को जेएनयू में वाइस चांसलर बनाने की अटकलें क्या चली? उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के देश की आजादी में योगदान और शिक्षा से लेकर शख्सियत तक पर सवाल खड़े कर दिए। What sacrifice Jawaharlal Nehru made? So therefore, this is on state money. If they want, the Congress Party wants, they can start a private university by the name of Jawaharlal Nehru. A lot of false history written. Jawaharlal Nehru was, in my opinion, harmed the country in many policy decisions, and therefore he is not fit. And he, as an education, he was zero. I mean, his academic record is terrible. सुब्रमण्यम स्वामी की दलील है कि नेहरू ने ना तो देश के लिए कुछ त्याग बलिदान किया और न ही देश के निर्माण में उनकी खास भूमिका है। लिहाजा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी कर देना चाहिए। Subhash Chandra Bose, on the other hand, was a great hero. He was the tipping point for our freedom movement. Had he not come, the British wouldn't have gone. And then he was a brilliant student, and he qualified for the ICS, and then he threw it away for the sake of freedom. What sacrifice Jawaharlal Nehru made? मोदी सरकार इतिहास को झुठलाकर नया इतिहास लिखेगी या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी हाल के दिनों में नेहरू विरोध की रणनीति पर चल रही है। इसकी एक नहीं कई मिसाल है। मसलन नेहरू के धर्म को लेकर विवाद, दिल्ली के नेहरू म्यूजियम पर विवाद, बोस के बहाने नेहरू पर निशाना साधना, जेएनयू का नाम बदलने की मांग करना। ऐसे कई उदाहरण जिससे लगता है कि बीजेपी के नेता और सरकार नरेंद्र मोदी की कांग्रेस मुक्त भारत वाली मुहिम पर चलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम कर कांग्रेस की जड़ पर हमला करना चाहते हैं। अमित कुमार के साथ रवन कुमार, दिल्ली न्यूज 24। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, सीपीआई की अमरजीत कौर और स्टूडियो में प्रोफेसर एसएन मालकर मेरे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। ये जेएनयू में पढ़ाते हैं। तो क्या ये नक्सलवादी हैं? सुब्रमण्यम स्वामी की बात माने तो वो नक्सलवादी हैं। और रागिनी, आप भी नक्सलवादी हो जाती अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना पढ़ती, तो जेएनयू चली जाती तो शायद आपको भी नक्सल कहा जाता। बहरहाल सुधांशु, इत्तेफाक रखते हैं, सही कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, हम देश के जितने भी नेता रहे, जिस भी विचारधारा के रहे, हम सबका सम्मान करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की 125वीं जयंती सरकार ने पूरे सम्मान के साथ मनाई। किसी प्रकार का कोई मतभेद हमारा नहीं रहता। आपने देखा डाक टिकटों में हमने जयप्रकाश जी और लोहिया जी के भी डाक टिकट जारी किए, जिनसे हमारा भारी मतभेद था एक दौर में राजनीतिक संदर्भों में। तो भारतीय जनता पार्टी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है। हाँ, हमारे प्रतिपक्षियों का कई बार थोड़ा विचार भिन्न रहता है। याद करिए, सावरकर के नाम की पट्टिका उखड़वा के फेंकवा दी थी अंडमान के जेल में, वो एक अलग विषय है। अब जो स्वामी जी का बयान है, भाई स्वामी जी अपनी एक बेबाक तीखी शैली रखते हैं। हाँ। वो अपनी शैली में कई बार चीजों को अभिव्यक्त करते हैं। आप इत्तेफाक भारतीय जनता पार्टी का मत मैंने यह स्पष्ट किया। मगर एक सुनिए संदीप जी, एक वाक्य मगर मैं जरूर कहूंगा। कांग्रेस की दौरे हुकूमत में एक बड़ी विचित्र बात रही कि आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं,
तीखी आलोचना कर सकते हैं, आप देवी देवताओं की आलोचना कर सकते हैं, आप ऐसी रामायण और महाभारत पढ़ा सकते हैं जिसमें यह कहा जाए कि राम सीता तक भाई थे, मगर नेहरू गांधी परिवार की आप आलोचना का कोई बिंदु नहीं सहन कर सकते। और पिछले दिनों में जो विषय उभर के आए हैं, नेताजी के परिवार ने कहा कि स्नूपिंग हुई, आज अनिल शास्त्री ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या स्थिति हुई, ममता बनर्जी ने फाइलें ओपन की हैं जिसमें इस तरह की बातें सामने आई हैं कि साहब वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर उस जमाने में, नेहरू जी के जमाने में ब्रिटिश इंटेलिजेंस को रिपोर्ट करता था नेताजी के वेयरअबाउट्स के बारे में। तो बहुत सारी चीजें स्वतः भी सामने आ रही हैं। तो मतलब सुब्रमण्यम स्वामी, अगर सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि नेहरू तो अरे वो तो 3rd क्लास पास थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई जाए, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये प्रस्ताव में भेज रहा हूं, तो मूलतः आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी सोच से? नहीं, देखिए मैं एक बात कहूंगा, जो एक संस्कृत में कहावत होती है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो नेहरू जो कुछ स्वामी जी ने कहा है उसकी शैली से और शब्दों से हम सहमत नहीं हैं, मगर जो बात कही है उसका जो सब्सटेंस है, हाँ। उस विषय पे कांग्रेस को उत्तर देना चाहिए। भाई कांग्रेस में एक से एक मूर्धन्य विद्वान लोग थे आजादी के समय में, डॉक्टर राधाकृष्णन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, इन लोगों के नामों पे विश्वविद्यालय क्यों नहीं हुए? सब नेहरू गांधी परिवार के। तो मूल भावना से इत्तेफाक रखते हैं, शब्दों से नहीं, उनके नाम पे। तो आप मूल भावना से इत्तेफाक नहीं, मूल भावना पर कांग्रेस को उत्तर देने दीजिए। नहीं, अब आपसे आपसे ही एक उत्तर चाहूंगा। हमने कहा हम शब्दों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हाँ। उनके प्रति सम्मान रखते हैं, ठीक है, और स्वस्थ आलोचना के हम पक्षधर हैं। ये वॉल्यूम 17 इशू 2 जनवरी 22 से फरवरी 4 के बीच 2000 में फ्रंट लाइन में साइंड आर्टिकल सुब्रमण्यम स्वामी का पहला सेंटेंस इस आर्टिकल का, और आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही मेरे से बेहतर हैं, तो मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, मैं अंग्रेजी में पढ़ दूंगा सीधा सीधा। The situation in India today is characterized and manifested by creeping fascism. Today, the creeping fascism of Rashtriya Swayamsevak Sangh is coming upon us not as gradually as imperialism did, nor as suddenly as did the emergency. आगे कहते हैं, symbolically, the Bhagwa Dhwaj does not yet flutter from the Red Fort, but the hated tricolor, which no RSS office can hoist even on the 15th of August, still does. So the RSS war horses, एक मिनट रुकिएगा, RSS war horses recently have chalked out a game plan. The final solution. What is the final solution, Sudhanshu ji? 1. The first component of the game plan is to discredit the RSS's opponents but protect its converts. The second component of the RSS game plan is to shake public confidence in every institution that can circumscribe or act as a speed breaker to RSS juggernaut. The third component of the RSS plan is to ready the blueprints for implementing the agenda. ठीक कह रहे हैं स्वामी? मूल भावना से इत्तेफाक रखेंगे? संदीप जी, आपकी बात से मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। मैंने कहा आप स्वामी जी बेबाक और तीखी शैली के लिए जाने जाते हैं, हाँ। तो यदि उनके इस प्रश्न का उत्तर हमसे मांगिए तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर मत मांगिए, या ये मानिए कि जब उन्होंने आरएसएस की भी आलोचना कर दी उस दौर में जब पार्टी सदस्य नहीं थे, आज यहां भी आलोचना कर दी। तो मतलब वो ठीक कह रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द गेम प्लान, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द गेम प्लान इज टू डिस्क्रेडिट द आरएसएस ओपोनेंट्स बट प्रोटेक्ट इट्स कन्वर्ट्स। मतलब जो भी प्रतिद्वंदी हैं आरएसएस के, उनको डिस्क्रेडिट कर दो। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द आरएसएस गेम प्लान इज टू शेक पब्लिक कॉन्फिडेंस इन एवरी इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सिटी के नाम पर सवाल उठा दो, यूनिवर्सिटी के बारे में कह दो। अब एक और नक्सलवादी मेरे साथ आकर बैठ गए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की बात मानी जाए तो प्रोफेसर एसएन मालकर मेरे साथ आ गए हैं। अब ये नक्सलवादी हैं, टीचर भी नक्सलवादी, स्टूडेंट्स भी नक्सलवादी। डिस्क्रेडिट कर दो इंस्टीट्यूशन। संदीप जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप भी बड़ी ही चतुराई के साथ, विषय होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व की मीमांसा, और आज सुब्रमण्यम स्वामी के व्यक्तित्व की मीमांसा और उनके कुछ पूर्ववर्ती बयानों की मीमांसा। नहीं, वो आरएसएस के बारे में जो कंपोनेंट्स हैं गेम प्लान के, मैं वही गिनवा रहा हूं।
उसके बारे में आप सुब्रमण्यम स्वामी से पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का व्यू आरएसएस के बारे में बहुत स्पष्ट है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सबके लिए। तो यह विषय के लिए आप उनको बुलाइए, उनसे प्रश्न पूछ लीजिए कि जो उन्होंने कहा है। हम इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है जो उन्होंने कहा, जैसे उनके इस बयान पर मूल भावना से आशा और सहमत शैली से हम पर मूल भावना से सहमत है, पर आर्टिकल की मूल भावना से सहमत मूल नहीं है। भावना पर मैंने कहा कांग्रेस जवाब दे। चलिए कांग्रेस का जवाब ले लेते हैं। रागिनी जवाब दीजिए। कांग्रेस जवाब। रागिनी, देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी अपनी कुत्सित सोच के चलते निराधार आरोप लगाएं और उन आरोपों की मीमांसा ना हो, उनका विश्लेषण ना हो, विश्लेषण और मीमांसा हो पंडित नेहरू के व्यक्तित्व की। ये बात सुधांशु त्रिवेदी आधिकारिक रूप से कह रहे हैं, तो मुझे इस पर हंसी आती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी से। अब उनका जो क्लेम टू फेम है वो क्या है, ये भी सुन लेते हैं। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा धक्का मारकर निकाले गए टर्मिनेटेड प्रोफेसर हैं। उन पर आरोप ये लगा कि वो उच्चतम शैक्षणिक संस्थान में सांप्रदायिक भावना का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति ये बताएगा कि भारत की उच्चतम शैक्षणिक संस्थान का नाम क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ये बताएगा कि भारत के एक महापुरुष की शैक्षणिक योग्यता पर किस तरीके की टिप्पणी होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी अपना नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर रख ले तो क्या वो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज हो जाएंगे? भाई, नाम का उतना महत्व नहीं है जितना निहित मूल्यों का है। और पर रागिनी, मूल्यों की वजह से पंडित नेहरू पर रागिनी, इस देश में और इसीलिए शायद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नाम रखा गया। 70 साल से नेहरू गांधी परिवार का बखान भी होता हम देख रहे हैं। 2013 का आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं। केंद्र सरकार की 58 संस्थाएं और परियोजनाएं चल रही थी उस वक्त, जिनमें से 27 नेहरू और गांधी परिवार के नाम पर। मानो इस देश में इस परिवार के अलावा किसी का कोई योगदान ही नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती ना रागिनी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों? आप ही तो कर रहे थे ये। नहीं, मैं आपको जवाब देती हूँ। हाँ। दिल्ली में, अरे मेरा जवाब सुन लीजिए, आपको सही जवाब दूंगी। देखिए, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या दिल्ली में नहीं है? क्या कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया? आज प्रपोजल है कि उसको एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी का स्वरूप दे, वो नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केवल नुक्ताचीनी करेगी। अरे भाई, क्या मिटाने से ही आपका कद बड़ा होगा? अपना कद बड़ा करने के लिए दूसरे की लकीर नाम चस्पा करने से ही कद बड़ा होगा। ये है। दूसरा ये हर जगह एक ही परिवार का नाम, एक मिनट हर जगह सड़कें, संस्थाएं, स्मारक एक ही परिवार के। क्यों? पार्टी को जी एक मिनट ऐसा देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नाम बदलने से नसीब बदल जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं देखें तो स्वाभिमान अभियान जनधन योजना बन जाता है, निर्मल भारत अभियान जो है वो स्वच्छ भारत अभियान बन जाता है, योजना आयोग नीति आयोग बन जाता है। अब जेएनयू का आप नाम बदल भी देंगे तो भी पंडित नेहरू की विरासत खत्म नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरह से नहीं देखा कि नेहरू, अंबेडकर, गांधी, सुभाष, इन लोगों में हो सकता है कि वैचारिक मतभेद रहे हों, लेकिन उनको व्यक्तिगत मतभेद के रूप में दिवंगत लोगों को प्रस्तुत करने का जो काम भाजपा और आरएसएस कर रही है वो बिल्कुल निंदनीय है। मैं अंतिम बात इसमें ये जोड़ना चाहूंगी कि आरएसएस आखिरी बात जोड़ सकती हूँ? जी जोड़िए। आरएसएस पिछले 60 सालों से ये योजनाबद्ध तरीके से नेहरू गांधी परिवार पर अटैक करने का काम कर रही है, आप जानते हैं। हाँ। ये वही आरएसएस है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखित रूप में अंग्रेज सरकार को माफीनामे में दिया कि हम किसी भी स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधि में शरीक नहीं होंगे, मुखबरी करते रहे। और आज ये बता रहे हैं कि कौन सा महापुरुष बड़ा है, कौन सा महापुरुष छोटा है। अब आपने कहा रागिनी, अब मैं अमरजीत कौर से सवाल पूछना चाहूंगा। जी हो गया। अमरजीत कौर से आप ही की लाइन लेकर सवाल पूछना चाहूंगा। अमरजीत कौर, जैसे रागिनी अभी कह रही थी कि 60 साल से आरएसएस का एक मात्र एजेंडा रहा है नेहरू गांधी परिवार पर निशाना साधना। अगर मैं पलटकर ये कहूं कि पिछले 67 साल में आजादी के इतिहास में 50 साल राज किया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने लेफ्ट ऑफ सेंटर आइडियोलॉजी, जिसके आप भी हिस्सा हैं, उसी का वर्चस्व कायम करने का काम किया। दूसरी तरफ की स्टोरी को तो सामने आने ही नहीं दिया गया, तो यह बैकलैश होगा और हो रहा है।
संदीप मेरे से पूछा है ना, जी जी। तो मैंने सारी डिबेट सुनी है। हाँ इसलिए मैं लेफ्ट ऑफ द सेंटर नहीं हूँ, मैं लेफ्ट हूँ, हाँ, कम्युनिस्ट हूँ। ठीक है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि ये सारी की सारी जो डिबेट उठाई जा रही है, हाँ। ये सारी डिबेट देश के सामने जो वायदे करके जनता को धोखा किया, उनके साथ कोई वायदे पूरे नहीं हुए, उसके ऊपर वो डिबेट नहीं चलवाना चाहते हैं। उनके अलग अलग नेता, उनके अलग अलग जो भी मंत्री संतरी एमपी या उनके शुभ चिंतक हैं, वो आए दिन कोई नया शगुफा छोड़ते हैं जिसको लेकर के बहस हो रही इस देश में। काले धन पे बात नहीं, महंगाई पे बात नहीं, भ्रष्टाचार पे बात नहीं, रोजगार पे बात नहीं, मजदूरों के ऊपर हमले, जमीन का किस्सा सामने आ गया, उनके ऊपर वो नहीं चाहते कि डिबेट हो, इसलिए कभी सुब्रमण्यम स्वामी कहेंगे। तो ये विचारधारा की लड़ाई है ना, आप ये मान रही हैं अमरजीत कौर, आप ये मान रही हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है, दक्षिणपंथी बनाम वामपंथी। सुनिए जी। नहीं, आपने सबकी बहस में बात सुनी है, मेरी बात अब सुन लीजिए। दूसरी बात ये मैं समझती हूँ सीधे सीधे, जब नेहरू गांधी परिवार कहा जाता है तो महात्मा गांधी उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इसी में लपेट देते हैं ये बार बार, जिसमें महात्मा गांधी के नाम पे भी कुछ है, जिसका नाम लेते थकते नहीं आजकल नरेंद्र मोदी, उनके नाम से है। और ये कहना कि सब कुछ उनके नाम पे है, दिल्ली में अगर रिंग रोड महात्मा गांधी के नाम पे है तो हेडक्वार्टर के नाम से आउटर रिंग रोड है, और जिस सड़क से इस वक्त मैं बोल रही हूँ एकक भवन से, वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। तो इसलिए इस देश के अंदर सभी नेताओं के नाम पे सड़कें भी हैं, सब कुछ भी है। ये इशू ही नहीं है बहस के इशू है कि आप देश के विकास की प्रक्रिया में आम जनमानस जो है उसको कहाँ रख रहे हो, वायदे करके वोट लेते हो और उसके बाद कुछ करते नहीं हो। इसकी जवाबदेह सारी सरकारें हैं, चाहे वो राइट हो, लेफ्ट हो और सेंटर हो, चाहे बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका, जहाँ सरकारों में रही हो, वैलिड पॉइंट है। लेकिन अभी हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं। एसएन मालकर साहब, मुझे ये बताइए, अब आप नक्सलवादी करार दिए जा रहे हैं, ये लड़ाई किस बात की है? अमरजीत कह रही है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, विकास पर तवज्जो तरजीह नहीं देने की कोशिश है। ये विचारधारा की लड़ाई है या करेक्टिंग द रॉन्ग्स, द सो कॉल्ड रॉन्ग्स? किसी को रॉन्ग लग सकता है, वो उनकी आजादी है। पहले कि किसी और के पास तो जाए। हमेशा कहता हूँ कि कोई भी पार्टी है उसके भीतर में विचारधारा मौजूद है, इसीलिए विचारधारा की ही लड़ाई हो। अमरजीत से मैं पूरी तरह सहमति व्यक्त करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा समझता था कि आप सुब्रमण्यम स्वामी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने की कोशिश में अपना कुछ स्टेटमेंट दिया था, उसके ऊपर भी कुछ बातें हमें कहनी है। वो ये है, हम एकेडमिशियंस क्या सोचते हैं कि कैसा वाइस चांसलर आना चाहिए एक यूनिवर्सिटी में। 1966 के एक्ट के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, उसके कुछ प्रियम्बुल थे, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे, उसके कुछ न कुछ जो है विशेषताएं थी कि हिंदुस्तान के सारे जगहों के लोगों को लेकर के, मार्जिनलाइज लोगों को लेकर, रीजनल पर अब वो वीसी तो बन नहीं रहे ना प्रोफेसर साहब। लेकिन एक ये क्लियर हो गया है, लेकिन आज मानव संसाधन विकास मंत्री का बयान आ गया। हमारे एकेडमिशियंस पर हुआ है, हाँ। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसका एक असर हमारे एकेडमिशियंस के बीच कि वहां तो नक्सलवादी हैं, वहां तो नशेड़ी हैं, हाँ। नारकोटिक्स ब्यूरो बिठा दिया जाए वहां पर। ये सत्ता पक्ष का हमेशा असर, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट, क्या बढ़िया से बढ़िया जर्नलिस्ट, क्या बढ़िया से बढ़िया सोशल साइंटिस्ट जेन्युइन नहीं लिया है? कितनों का नाम मैं गिना दूंगा। ये तो कहने की बात है कि जो छोटी छोटी उसकी एजेंडा के तहत हो रहा है। हाँ, एक पूरे एजेंडा के तहत, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने बहुत डिस्प्ले किया है सोशल सोसाइटी के अंतर्गत अच्छे लोगों को, और चाहता है कि ये किसी तरह समाप्त हो। और इस पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लेफ्ट ऑफ सेंटर, और जो अमरजीत कह रही थी कि वो तो लेफ्ट हैं, हाँ। लेफ्ट ऑफ सेंटर और लेफ्ट का गढ़ भी बना हुआ है, हाँ। ये यूनिवर्सिटी, जी। इसको जोड़कर देखा जाता है जी। तो क्या ये बैकलैश उसके चलते भी है? मैं आपको बता देता हूं कि इसके जो सिलेबस है, ये सिलेबस यकीनन एक प्रगतिशील सिलेबस होने के कारण इसे लेफ्ट कहता है, लेकिन जेएनयू में केवल लेफ्ट ही नहीं है, उसमें सेंट्रिस्ट भी हैं, दूसरे तमाम बीजेपी के भी लोग हैं, सभी लोग हैं। लेकिन एक जो साझी संस्कृति के हिसाब से हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को विकसित करने की कोशिश की है, उसकी अपनी एक कल्चर है, कोई लेफ्ट की नहीं है, कोई सेंटर की नहीं है, वो सब उसमें मौजूद है। लेकिन प्रगतिशील सिलेबस होने के कारण ही थोड़ा सा ये जाना जाता है कि ये लेफ्ट है। ये एजेंडे के तहत ये सारे बयान आ रहे हैं क्या ये
कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देख रही है बीजेपी, उसी की एक रणनीति का हिस्सा है? ये थोड़ा कड़वा तीखा सवाल, पर सुधांशु हमेशा तैयार रहते हैं। उनसे यह सवाल होगा ब्रेक के बाद। सबसे बड़ा सवाल में हम बात कर रहे हैं किस तरह से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सीधे हमले बोले जा रहे हैं और हमला कर रहे हैं बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी। सवाल अब यह है सुधांशु त्रिवेदी साहब कि क्या ये आपकी जो एक मुहिम चल रही है ना कांग्रेस मुक्त भारत की, उस मुहिम का हिस्सा तो नहीं? और ये सवाल इसलिए, मैं 1 साल के 4-5 चीजें आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, होंगी ही, पर दर्शकों को भी बता दूं। आज जो बयान आए वो तो मैंने बता दिए। कल बयान आया था कि भाई यूएन की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पंडित नेहरू ने 1950 में ठुकरा दी थी, जो हाईली डिबेटेबल है, अलग अलग उसके पक्ष हैं। 25 सितंबर कल के ही दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ में मंत्री हैं, वो कहते हैं कश्मीर की हालत के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। आपको अमित शाह का भी बयान ध्यान होगा 17 सितंबर 2014 का, कि अगर कश्मीर का मसला सरदार पटेल ने निपटाया होता जवाहरलाल नेहरू की जगह, तो पाकिस्तान को वो जमीन ना जाती या पाकिस्तान अस्तित्व में ना आता, 370 ना आता। 22 सितंबर इस साल की बात कर रहा हूं, नेहरू म्यूजियम में खबर आई कि अब सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय को भी जगह दी जाएगी। विकिपीडिया में कुछ खबर आ जाती है आपके सरकार होते होते कि भाई मुस्लिम विरोधी थे, कांग्रेस भड़क गई थी, आप सवाल पूछ रही थी। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनने से रोकने को पंडित नेहरू ने झूठ बोला था, ऐसी बातें भी आपके ही कार्यकाल में सामने आती हैं। तो मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी ये है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है कि नेहरू को टारगेट करो, विरासत पर सियासत करो और अपना एजेंडा कांग्रेस मुक्त भारत के एजेंडा को आगे करो? देखिए, आपके रणनीति और एजेंडा के विषय का भी मैं जवाब दूंगा और आपके अन्य वक्ताओं ने जो विषय उठाए उनका भी मैं एक एक बिंदु पे जवाब अवश्य देना चाहूंगा। संदीप जी, जैसे आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कही, हाईली डिबेटेबल इश्यू है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में विजय लक्ष्मी पंडित के पत्र लिखे हैं, पत्र फाइल नंबर 59 और 60 में इस बात का उल्लेख है। और शशि थरूर जो कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं, जब यूएन में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था खुद कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप 1950 में माओ की क्रांति के बाद भारत को ऑफर हुई, जिसे नेहरू ने ठुकरा दिया। इसलिए चलिए वो डिबेटेबल इशू छोड़ देते हैं। अभी मैं जो बाकी वक्ताओं ने कहा उन पे एक एक वाक्य का जरूर उत्तर दूंगा जी। आपने कहा कि जेएनयू में नक्सल वाली बात, हम नहीं कहते कि जेएनयू के सारे विद्यार्थी या वो जो है नक्सली हैं, मगर क्या एक बात विचार करने को बाध्य नहीं करती कि अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में 100 से अधिक सीआरपीएफ के जवान जब मारे जाते हैं नक्सलियों के द्वारा, तो जेएनयू के कई हॉस्टल्स में मिठाइयां बंटती हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं और जेएनयू का शिक्षक समाज और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था वैसा प्रतिकार। मैं यहाँ पर, आप अपनी बात जारी रखिएगा, बहुत अहम बात कह रहे हैं सुधांशु। बौद्धिक प्रतिष्ठान को देना, बिल्कुल। मैं अभी आगे आपका थॉट प्रोसेस रोक नहीं रहा हूं, एक मिनट सुनिए तो सुधांशु, क्योंकि मालाकर, प्रोफेसर मालाकर मेरे साथ है, ऐसा हुआ था 2010 में और ये खबरें आई। कतई नहीं हुआ था। शिक्षक समाज, मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ टीचर्स एसोसिएशन का, कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये झूठ का एक बनाते हैं पुलंदा और हम लोगों के सामने रखते हैं। जेएनयू के अंदर ये बात सही है कि वैचारिक संघर्ष के लिए ये कभी बहुत सारे सवालों पर डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेएनयू एज ए होल हमेशा एंटी नेशनल पोजीशन। मैं एज ए होल की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नक्सलवाद की सोच से इत्तेफाक रखते हैं। नहीं, मेरा सीधा सवाल है, कड़वा सवाल ही। कतई नहीं, हाँ, कतई नहीं। यहाँ बहुत स्ट्रीम्स के लोग हैं और यदि आप ऐसा की बात करें कि एमएल का संगठन है तो वो नक्सलवादी का नहीं है, वो सीपीआई एमएल का ऐसा संगठन है, वो कोई नक्सलवादी ग्रुप का संगठन मान्यवर में अपनी बात पूरा नहीं कर पाया। नहीं सुधांशु जी, ये क्योंकि ये बीच में रीबट जरूरी था। अब आप अपनी बात जारी रखिए, अभी आगे चलते हैं। सुधांशु जी, अगर प्रोफेसर साहब का यह कहना है कि ऐसा कतई नहीं हुआ था, तो जिन समाचार पत्रों और मीडिया में यह खबरें आई, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उनको तकनीकी लीगल नोटिस दें। आप इस बात को लाइए कि कौन सा शिक्षक संघ, अगली बात, कौन सा शिक्षक संघ ने सपोर्ट किया है, कौन स्टूडेंट यूनियन ने सपोर्ट किया है, कौन कर्मचारी यूनियन ने सपोर्ट किया, ये लाइए। और नहीं तो आप अपने राजनीति से रिजाइन दीजिए। जिन हॉस्टल्स में हुआ उन पे क्या आप राजनीति से रिजाइन देंगे यदि हम दावे के साथ कहते हैं एबीवीपी द्वारा उठाया गया कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, आप राजनीति से रिजाइन देंगे? आप हम बोलना चाहते हैं विषय पे देंगे राजनीति से रिजाइन?
किसी शिक्षक संघ, कोई टीचर्स एसोसिएशन, कोई कर्मचारी वो यूनियन, हॉस्टल की बात कर कोई रहे हैं। हॉस्टल्स में ऐसा हुआ? हॉस्टल नहीं, पूरा शिक्षक बोले। नहीं, हॉस्टल्स में हुआ क्या? प्रोफेसर साहब, हॉस्टल्स में ये हुआ जिसकी की खबरें समाचार पत्र उनको में जवाब आई, देने आप दीजिए। कार्रवाई करिए। हॉस्टल्स में हुआ क्या प्रोफेसर? हॉस्टल्स में इस बात के ऊपर बहस हुई है, लेकिन बहस का मैंने मतलब ये हॉस्टल नहीं है कहा कि है। एक ही विचारों को लेकर के बहस हुई है। चलिए अगले पॉइंट कई पर प्रकार चलते के हैं। विचारों अगले को पॉइंट लेकर पर बहस जी, हुई है। सुधांशु थोड़ा अब मुख्तसर अगले तौर पॉइंट पे पर आते हैं जी। संदीप जी, जी एक बात संदीप जी, मैं कुछ कहना चाह रही मैं हूँ। आ रहा हूँ मोदिया ने अमरजीत कही जी। कि अरे भाई मुझे भी तो बोलने दीजिए, आप सब लोग ही कहते रहेंगे क्या? आप लोग जब बोल रहे थे मैंने कहीं हस्तक्षेप नहीं किया। चलिए चलिए, इसमें अब देखिए, वक्त खत्म सीपीआई हो की जाता तरफ है। से कहा गया और कौन कि हम बोल रहा है? विकास के एजेंडा को सबसे डाइवर्ट ज्यादा करना तो चाह रहे बोल रहे हैं। हैं। ठीक है, जिस किसी भी दल को लंबे समय तक शासन करने का जो मौका मिलता है वो दर्शा देता है कि विकास में कहां ले जाता है। 33 साल तक बंगाल में लेफ्टिस्टों को शासन करने का मौका मिला, मार्क्सवादी स्वर्ग बन जाना चाहिए था। तो 77 से 2010 में कहां पहुंचा बंगाल, पूरे देश ने देखा। 20 वर्ष हमको मौका मिला गुजरात में, उसका डेवलपमेंट मॉडल, दोनों का अंतर देख लीजिए, साफ हो जाएगा कि विकास में कौन कहां खड़ा है। अब रागिनी जी ने कहा कि कोई चाह कर भी नेहरू की विरासत को नहीं मिटा सकता। मैं मानता हूं बिल्कुल उस विरासत को नहीं मिटाया जा सकता है। कैसे हो सकता है भाई? पूरे भारत का यूनिफिकेशन होना था तो सारे प्रांतों का यूनिफिकेशन सरदार पटेल ने कहा, एक प्रांत में केवल नेहरू का हस्तक्षेप था, उनका निजी प्रांत कश्मीर, वो ऐसा उलझा कि आज तक उलझा है। कहां हम इस विरासत को इसको मिटा सकते हैं? जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया पाक अधिकृत कश्मीर पे, संदीप जी, पूरे विश्व के इतिहास में पहला उदाहरण होगा जी, कि मैं जीतती इसका जवाब देना हुई चाहती सेना ने सीज फायर कर दिया और बड़ा और ताकतवर देश संयुक्त राष्ट्र में चला गया। हम कैसे उस विरासत से अपने को मुक्त कर सकते हैं? चीन के साथ हिंदी चीनी भाई भाई करना और फिर तिब्बत के दलाई लामा को शरण दे देना, हम कैसे उस विरासत से मुक्त अब कर यहाँ सकते हैं? पर ठीक है, और जो आप अपना आप उसे सियासी फायदा भी उठा रहे हैं, पॉइंट उठा कर। तत्कालीन वित्त मंत्री सुधांशु, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप सियासी फायदा भी उठा रहे हैं। राव सरकार, एक मिनट रागिनी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। अमरजीत जी थोड़ा संयम बरतिए इस प्लीज। विरासत से मुक्त नहीं हो सकते। अगर सब बोलेंगे मैं तो सहमत कैसे हूं हो उनकी बात के पाएगा? ऊपर। सुधांशु जी आप अपना सियासी दूसरा- फायदा भी उठा रहे हैं इसमें, लेकिन रागिनी मेरा सवाल ये है, मैं थोड़ा सा कैनवस बड़ा कर रहा हूँ। नहीं मैं एक मिनट आ रहा हूँ सर, रुकिए। तो रागिनी को भी तो वक्त देना होगा ना, अमरजीत जी भी बोलना चाह रही हैं। रागिनी, अगर मैं एक स्कॉलरली व्यू पॉइंट से बात कह रहा हूं, हम सिर्फ कि भाई हमारे महापुरुष थे, फाउंडिंग फादर्स में से हैं पंडित नेहरू, लेकिन कुछ बातें जो डिबेटेबल हैं, अगर उन पर पब्लिक डिस्कोर्स होने लगे, सार्वजनिक चर्चा हो जाए, तो उसमें गलत क्या है? वो अपना राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक सिंपल एक पॉइंट कह रहा हूं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। संदीप जी देखिए, रचनात्मक आलोचना की बात त्रिवेदी जी ने की, बिल्कुल रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पढ़ना, समझना, सोचना बहुत जरूरी है। तीन मूर्ति की लाइब्रेरी में अगर आप जाके वहां के दस्तावेजों को देखेंगे, वहां पर रखी हुई किताबों और जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसको पढ़ेंगे, तो पंडित नेहरू के हक में जितनी बात लिखी है उतनी ही उनकी आलोचना करते हुए भी लिखी है। लेकिन ये तो पूरा स्वरूप बदलना चाहते हैं तीन मूर्ति भवन का भी। इनके आक्षेपों की, इनके कटाक्षों की कोई हद, कोई सीमा है नहीं। पहली बात, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की बात करते हैं, दो उल्लेख इन्होंने यहां पर दिए, लेकिन एक भी उल्लेख ये नहीं दिया कि यूएन के, यूनाइटेड नेशन के कौन से दस्तावेजों में ये बात लिखी है कि पंडित नेहरू ने परमानेंट सीट विद वेटो पावर ठुकराई थी। इसका जवाब त्रिवेदी जी नहीं दे पाएंगे। उन्होंने बार बार एक ही बात को घुमा घुमा कर कह रहे हैं। ये विजय लक्ष्मी पंडित के पत्राचार में लिखी है, जो आपकी पार्टी की बहुत बड़ी नेता और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। मत बोलिए, मैं देखिए मैं बीच में नहीं बोली। सुधांशु जी, आपसे ये उम्मीद नहीं है मुझे। आप प्लीज सुन लीजिए मेरी बात, फिर अपने समय पर बोलिए। आप सरदार पटेल को मैंने उल्लेख किया था, मैंने सब प्रमाण बोला था। आपने कहा ना मैं आधार नहीं बताऊंगा, मैंने उदाहरण के साथ बोला था। देखिए क्रॉस टॉक ना कीजिएगा, मुझे एक और बहुत अहम सवाल पूछना बाकी है अभी। जी गलत बात है। जी रागिनी, बात जारी रखिए। नहीं सुन, मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ, यूनाइटेड नेशंस के दस्तावेज में कहाँ लिखा है ये मैंने पूछा, इसका जवाब नहीं दिया। संदीप जी, एक बात मैं यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा। 1949 में जब पंडित नेहरू 60 वर्ष के हुए, तो पटेल ने उनके बारे में क्या लिखा, जरा सुन लीजिए। दिस फेमिलियरिटी, नियरनेस,
intimacy and brotherly affection made it difficult for me to sum him up for public appreciation. He is the idol of the nation, leader of the people, prime minister of the country, hero of the masses. The noble record and great achievements of his are an open book. They hardly need a commendation from me. जी। सरदार पटेल ने ये लिखा, लेकिन आज सुधांशु त्रिवेदी ये बताएंगे कि सरदार पटेल किस तरीके से विरोध करते थे पंडित नेहरू का। वैचारिक मतभेद को ये व्यक्तिगत द्वंद्व के रूप में प्रस्तुत करने की कवायद, यही तो राजनीति हो रही है। ये बात समझ में आ गई आप दोनों के व्यू पॉइंट से। अब मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। रागिनी, मुझे एक अहम सवाल पूछना है। गांधी जी की हत्या पर मिठाई बांटी संघ ने, इसके ऊपर जवाब क्यों नहीं देते? रागिनी, मुझे एक अहम सवाल पूछना है। रागिनी, संघ ने लिखित रूप में, फिर आप नाराज हो जाती हैं। रागिनी, फिर आप नाराज होने लगती हैं। अरे भाई माइक डाउन मत। भागवत के आगे नतमस्तक हो रहे मोदी और राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं है। रागिनी, फिर आप नाराज होने लगती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं लगातार। मेरे पास अब सिर्फ 2 मिनट रह गई हैं। पहले इंटरजेक्ट करना चाह रही हैं अमरजीत, आप अपना पॉइंट रखिए। मेरा एक आखिरी सवाल सुधांशु से अभी बचा हुआ है। नहीं, आप तो फिर बाद में रखिए उनसे सवाल। मैं ये कहना चाहती हूँ, दागदार विरासत के मालिक ये लोग सुधांशु जी और उनकी पार्टी और उनके संगठन आज सियासत करने निकले इन चीजों के ऊपर। जब वाजपेयी जी सत्ता में बैठे थे तो तभी निकाल लेते ना फाइलें, सब बातें करते। ये मोदी जी के बैठने के बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि आरएसएस सीधे सत्ता में दखल दे रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, ये अटैक नेहरू पे नहीं है, ये पूरे देश की विरासत के ऊपर है और देश की जड़ों के ऊपर है। क्योंकि नेहरू जी से हमारे भी इख्तिलाफ है और नेहरू जी के ऊपर उनके अफवाह उनके अगेंस्ट लगातार बहस होती रही है। नई बहस नहीं चली, पर ये अब व्यक्तिगत तौर के ऊपर पर्सनैलिटी किलिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो देश के लिए बहुत घातक होगा। बहुत अहम पॉइंट कह रही हैं अमरजीत। अब मेरे पास सिर्फ अमरजीत जी आपने बहुत वैलिड पॉइंट कहा है। बेइज्जती है नेताजी की भी। जी, ये देश की विरासत पर सियासत हो रही है। आपका वैलिड पॉइंट है। आखिरी सवाल सुधांशु त्रिवेदी से। सुधांशु त्रिवेदी को स्क्रीन पर लाइए। सिर्फ आखिरी सवाल सुधांशु त्रिवेदी के लिए। सुधांशु जी, अब देखिए, ये जो नेहरू परिवार और बोस से जो प्रेम जागा है आपका, ये काउंटर पॉइज किया जा रहा है, ये तो समझ में आता है। मेरा सवाल सर लिमिटेड, आपके पास 45 सेकंड है। बोस से इतना प्यार जगा है, जब ममता बनर्जी ने 64 फाइलें 12,744 पन्ने डी क्लासिफाई कर दिए हैं, सार्वजनिक कर दिए हैं, तो केंद्र सरकार सारे डॉक्यूमेंट्स को कब डी क्लासिफाई करेगी? मुझे टाइमलाइन बता दीजिए, वरना मैं क्यों ना मानूं कि नेहरू बनाम बोस बना रहे हैं आप अपने सियासी फायदे के लिए इस खेल को। देखिए, ममता बनर्जी जी ने कब किया? बोस का मुद्दा कब बना? हमारी सरकार आने के बाद। इसलिए अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में उन्होंने किया। एक बिंदु का मैं उत्तर देना चाहूंगा। रागिनी जी ने कहा कि हमने यूएन के किस दस्तावेज में लिखा है। सुभाष चंद्र बोस के डॉक्यूमेंट्स को कब डिक्लासिफाई करेंगे? सर मेरा सवाल ये है, लास्ट नहीं, एक तथ्य बात कहने दीजिए ना संदीप जी। नहीं, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली की पहली अध्यक्ष थी। नाम नेहरू जी, आप भूल जाइए कि वो भारत की थी। यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष का पत्राचार भारत के प्रधानमंत्री के साथ है, जिन फाइलों में इसका उल्लेख है। तो हो गया ना यूएन के रिकॉर्ड में। अपनी सुविधा के हिसाब से धूमिल करना चाहते हैं। किसी की आप सुभाष चंद्र बोस की आड़ में नेहरू पर निशाना साध रहे हैं। ये बताइए, सुभाष चंद्र बोस के डिक्लासिफाई कब किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स केंद्र सरकार द्वारा? 15 सेकंड दे रहा हूं मैं, आखिरी 15 सेकंड जवाब चाहता हूं। सुधांशु जी ने जो गंभीरता दिखाई है, जो उनके परिवार के साथ मिले हैं और सभी विधिक, डिप्लोमेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को ध्यान में रखकर हम इस विषय को सार्वजनिक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, रागिनी नायक, अमरजीत कौर जी, आपका भी। सबको वक्त और मिलना चाहिए था, पर वक्त की बाध्यता है, मैं क्या करूं, समय को तो नहीं मैं खींच सकता हूं। और प्रोफेसर मालाकर साहब, एक लास्ट कमेंट, 15 सेकंड सिर्फ। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि 1950 के लगभग जनसंघ बनी, 1925 में आरएसएस बना। उस समय इन लोगों को क्या हो गया था जो ये सवाल नहीं उठाए थे?
पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, कांग्रेस के कोर्ट में जाके पॉलिटिक्स क्यों करना चाहते हैं, अपनी पॉलिटिक्स क्यों नहीं रखना चाहते हैं, जब सावरकर ने खुद जाकर के कोर्ट में जाकर के माफी मांगी और कहा हम अंग्रेज के खिलाफ अब नहीं लड़ेंगे, वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? पर सबसे अहम सवाल यहां पर यह उठता है, विरासत पर जब सियासत होती है, हम देश की विरासत के साथ तो खेल नहीं कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।